हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग रिपब्लिक। कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था प्रिम्बल। प्रिम्बल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर साल, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाता है, कुछ ना कुछ इसके वर्ड से आ ही जाता है, तो इसलिए इसे मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाना ही सही रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कल मैंने कराया डेमोक्रेटिक तक, आज रिपब्लिक से स्टार्ट होगा। रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक का मतलब कैसे समझाएं? हाँ, एक मूवी थी, याद करो, सुपर 30। सुपर 30। सुपर 30 मूवी आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं। 2019 में रिलीज हुई थी जब मैं 10th में था। तो ये क्या बताता था? ये बताता था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। मतलब मतलब क्या है, समझा रहे हैं? मतलब एक ऐसा मोनार्क, एक ऐसा राजा होगा जो इलेक्टेड होगा, जिसे आम आदमी इलेक्ट करेगा, उसके बाद वो राजा का पद पोस्ट संभालेगा। मतलब जैसे ये दिख रहा है, राजा का पोस्ट, ये राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं होने वाला है। जो हकदार होगा वही राजा होगा। जैसे हमारी जो अभी जो करेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है उनका। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि वो जिस जगह से आती है, जो उनका वेशभूषा है, जो ये है कैटेगरीज है, ST SC कैटेगरीज है। फिर उनका ये पैसा भी उतना नहीं था, बहुत गरीब थी। और जगह भी तो थोड़ा डाउनग्रेड जगह ही था। वहाँ से वो प्रेसिडेंट तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट छोटा मोटा चीज़ नहीं है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ है, ये इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड किंग बोला जाता है इसे, इसे ही कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड किंग। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम अभी भी है, वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे मोनार्की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग है, प्राइम मिनिस्टर जो काम करेगा और प्रेसिडेंट जो रहेगा रहेगा। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, वोट करेंगे हम लोग। हम लोग नहीं वोट करेंगे, सॉरी, MLA लोग वोट करते हैं। हाँ, इसका वोट के बारे में भी तो बताना था। वोट कैसे होता है इसका? वोट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब मतलब ये ऐसे तो बहुत लंबा कहानी है, इसको मैं जब टॉपिक आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम उसी टाइम बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे मान लो तीन आदमी खड़ा हुआ है, A B C, तीन खड़ा हुआ है, और मैं हूँ अजय। आई एम द वोटर, आई विल वोट ऑल ऑफ देम। कैसे वोट करेंगे? मुझे जो ज़्यादा पसंद होगा उसे मैं 1th रैंक करूँगा, जिसे जिसे मुझे कम पसंद आएगा उसे मैं 2, और जिसे एकदम पसंद नहीं आएगा, हेट करूँगा कि ये होना ही नहीं चाहिए, उसे मैं 3 करूँगा। ऐसे ही कोई और एक आएगा, मान लो है हरपाल आया, हाँ, हरपाल आया। तो ये वोट करेगा B को 1, A को 2, C को 3, ऐसे करके करेगा। अब दो गो में ही, अगर मान लो दो गो में ही देखे, तो ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, इसका वोट आगे वाले को चला जाएगा। तो होने से ये इसको कोई वोट नहीं कर रहा बोलेगा, E3 को, ये खत्म हो जाएगा और आगे आगे ऐसे करके जाएगा, और उसके बाद देखेगा जिसका ज़्यादा प्रेफरेंस है वो आगे चला जाएगा, और इसका वोट भी जो सबसे टॉप पे होगा उसको चला जाएगा। मतलब ये थ्री है, अभी भी 3 है, ये अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाएगा तो जिसमें ज़्यादा वोट होगा उसी के पास ये वाला वोट चला जाएगा। ठीक है, ओके, मुझे तो लग रहा है आप समझ ही गए होंगे, उतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं जस्टिस इन द प्रिम्बल। प्रिम्बल में जस्टिस का बात किया गया है। जस्टिस क्या, कैसा कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता क्या है? जस्टिस का मतलब ऐसे सोच लो, इक्वल। मतलब ये इक्वलिटी टाइप का पार्ट है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको ऊपर उठाने का काम करेंगे हम लोग, इसको भी इतना ऊपर करने का काम करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे, जस्टिस देने का काम करेंगे। सोशल जस्टिस का मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ये सब के बेसिस पे जो भी हम लोग को जो लोअर कास्ट वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उसे हम लोग कोशिश करेंगे, कि कोशिश नहीं करेंगे, मतलब हटाएंगे ही, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे। हाँ, बट अगर कोई आदमी गंदा रहता है, तो उससे कोई अगर छुआछूत करेगा तो वो हो सकता है, वो चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कीचड़ उचड़ लेके आए हैं और आप बोलेंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे कि ये हमको कोई छू नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ये है सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस ये एक तरीके से डीपीएसपी का पार्ट हो जाता है, जिसमें आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जिससे राशन कार्ड से खाना मिलता है, क्या बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, वैसा कुछ कुछ है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, फिर ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स है जो मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने का काम करता है। इन लोग से टैक्स लो, बड़े आदमियों से, जैसे अदानी अंबानी ऐसे करके लोगों से टैक्स लो और गरीबों को दो, उन लोगों को बैंक अकाउंट में डालो, उन लोगों को उठाने की कोशिश करो। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। ऐसे करके बहुत सारे योजना है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, अमीरों से लेके गरीबों को देते हैं। ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे काला हो या सफ़ेद, चाहे लड़का हो या लड़की, कुछ भी हो, उस सब, अगर वो 18+ है तो उसका पॉलिटिकल राइट सेम होगा, मतलब वोटिंग राइट सेम होगा, वो वोट देने का अधिकार है। उसका भी वोट का वैल्यू वही होगा जो दूसरे का होगा, मतलब एक काला का वोट का भी अधिकार उतना ही होगा जो एक सफ़ेद का होगा। अंबानी का वोट का भी अधिकार उतना ही होगा जो एक सुदामा का होगा। सबका वोट का अधिकार सेम होगा, ठीक है। वो भी खड़ा हो सकता है तो ये भी खड़ा हो सकता है। और वो जो शर्तें हैं, कंडीशंस है, वो सब तो होना ही चाहिए कि ये अगर आप चोर रहेंगे तो अब तो थोड़े मिलेगा आपको खड़ा होने। ठीक है, लिबर्टी देख लेते हैं अब। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। ये लिबर्टी वर्ड देखते थे हमको सबसे पहले रेंचो वाला, नहीं, क्या नाम था उसका जो मूवी में 3 इडियट्स में था, पापा मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो वही चीज़ है, उसका लिबर्टी छीन लिया गया तो क्या वो बेस्ट फोटोग्राफर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वही चीज़ है लिबर्टी। लिबर्टी ये सब तो पढ़ेंगे, रुको, इसके पहले एक दो चीज़ और आता है लिबर्टी। एक पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। मतलब क्या है? देखो, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है आपको लिबर्टी दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो जॉब चाहे वो चुन सकते हैं। ये सब चीज़ जो थ्री इडियट वाला था वो सब चीज़, ठीक है, आप पॉजिटिव लिबर्टी इसको बोलेंगे। आप कर सकते हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। और नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है? अच्छा, हाँ, नेगेटिव लिबर्टी में होता है कि मान लो आपको, क्या बोलते हैं उसको, ये ये क्या बोलते हैं जी, कि आपको हेलमेट पहनना है। हाँ, हेलमेट पहनना है। हाँ, लेकिन आप हेलमेट नहीं पहन रहे, आप बोलेंगे आप कि मुझे लिबर्टी मिला, हम, ये मेरा लिबर्टी है, हम जो चाहें करें, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो किसका गलती हो, किसका खराब होगा? जिंदगी आप ही का खराब होगा। तो ये नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगा। ये लिबर्टी देना यहाँ पे सही नहीं होगा, ये आपका खराब होगा। तो ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी भी समझ में आया। देखो यार, इतना इंस्टेंट इंस्टेंट एग्जांपल निकाला, बहुत इम्पॉसिबल वाला काम है, ठीक है। हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट का आपको लिबर्टी देता है प्रिम्बल। आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। ये क्यों दिया जाता है? ताकि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका बढ़े, आप देश के लिए कुछ करें, इसलिए। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, स्पीक फ्रीली, जैसा स्पीच चाहे आप वैसा दे सकते हैं। ये क्यों दिया गया है? ये क्यों दिया गया? ये सबका अधिकार है यार, ये क्यों नहीं दिया जाएगा? हाँ, इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ भी गलत चीज़ नहीं बोलेंगे, मतलब जो फैक्चुअल है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकवास नहीं करेंगे। अगर पीएम को भी क्रिटिसाइज करेंगे तो फैक्चुअल कर सकते हैं। आप उसको भी गंदा गाली दे के क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। आप फॉरेन अफेयर्स वाले चीज़ों पर बात नहीं कर सकते, बात कर सकते मतलब गलत चीज़ नहीं बोल सकते। मतलब मेन बात वही आ जाता है कि बिना फैक्ट्स के आप बात नहीं कर सकते लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में, ठीक है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, आप किसी के ऊपर बिलीफ या फेथ रख सकते हैं, मतलब भरोसा, विश्वास, वो सब कर सकते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, अक्सर तो लोगों का भगवान पे ही भरोसा होता है, लेकिन आजकल कुछ कुछ लोग सेलिब्रिटी पे भरोसा करते हैं। एल्विस भाई, वो चीज़, फॉलो योर कंसेंसस एंड कन्विक्शंस, तो वही है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, आप इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि आप उसको पूजा करने लग रहे हैं। जैसे कुछ रील्स में दिखा था वो वाला, क्या नाम है उनका, रेबल किड रेबल किड का आजकल पूजा किया जाता है। प्रैक्टिस योर रिलीजन विदाउट फेयर, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप जिससे चाहे उससे पूजा कीजिए।
भगवान का, कोई भी भगवान का पूजा कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लिबर्टी मिलता है आपको, जैसे करना कीजिए। नॉट एन एब्सोल्यूट लिबर्टी, हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो वो तो मैंने बता दिया कि क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को दिक्कत हो। हाँ, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। लिबर्टी का मतलब वही है कि आपको आपको उस हद तक आज़ादी है। क्या हो गया यार, तेरे क्या लॉक किए। आपको उस हद तक आज़ादी है जब तक आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मतलब क्या, आप रूम के अंदर जो चाहिए कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। डांस कीजिए, नहाइए, खाइए, पढ़िए, कुछ भी कीजिए। हाँ, कुछ भी कीजिए, हाँ वही, कुछ भी कीजिए। लेकिन आप दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते। दूसरे को कुछ तकलीफ हुआ तो फिर आपका लिबर्टी छिन जाएगा। ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गया। फिर इक्वालिटी इन द प्रिम्बल, इक्वालिटी का भी बात किया गया है उसमें। तो इक्वालिटी क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 14 जिसमें बोलता है कि आप लॉ के अकॉर्डिंग पूरा इक्वल हैं, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप काला हो या सफ़ेद। आपने क्राइम किया है तो आपको सज़ा होगा। आई ट्रीट एवरीवन सेम। हाँ, वो माँ एक बच्चे के साथ थोड़ा कम खराब मतलब थोड़ा लो ट्रीट किया जाएगा। उसका रीजन्स है, वो मैं आर्टिकल 14 आएगा तभी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको, जॉब के आधार पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसमें भी ये रिजर्वेशन होगा, वो एक्सेप्शन में आ जाता है रिजर्वेशन, वो भी आएगा। वो जो आर्टिकल 16 आएगा तब मैं बताऊंगा। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है छुआछूत खत्म हो जाएगा। इसी को इक्वालिटी बोलते हैं। मतलब जो होगा वो समान होगा सबके साथ, जो होगा समान होगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। इक्वालिटी का बहुत इजी सा ही है, इसमें कुछ है नहीं समझने। वैसे जो समझने वाला अगर एक्स्ट्रा है तो वो आर्टिकल 14 के लिए वेट करो यार, उस टाइम बताएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 325। अगर 325, 326, 326 बोलता है आप 18 प्लस हो तो वोट दे सकते हो। आपको किसी भी बेसिस पे वोट देने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। 325 ऐसे करके है। दोनों दोनों का वही वोट देने का अधिकार को, ये अडल्ट फ्रेंचाइजी। फ्रेटर्निटी क्या कहता है, फ्रेटर्निटी कल मैंने अच्छे से बताया था, भाईचारा होना कितना ज़रूरी है। और फ्रेटर्निटी कहता क्या है, भाईचारा होना चाहिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रमोट्स यूनिटी। एक इंडिया जो अभी हम लोग इतना सारा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग एक साथ हैं। इतना हजारों कल्चर है फिर भी हम लोग एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर फ्रेटर्निटी है। इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी होगा तो क्या होगा, सबको रेस्पेक्ट देंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सब अपने आप को एक दूसरे को रेस्पेक्ट देगा, सब खुश रहेगा। ट्रीटिंग एवरीवन विथ रेस्पेक्ट एंड वर्थ। ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होके रहेंगे। ये जो बीच बीच में नक्सलवादी पैदा हो गए हैं, ये फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये चीज़ उन लोग को ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए तो, इसीलिए हम लोग का फ्रेटर्निटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाईचारा रहेगा तो हम लोग एकदम इंटीग्रेट होके रहेंगे। वी स्टैंड टुगेदर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व स्ट्रेंथेन्स द फीलिंग्स ऑफ वननेस। एकता की भूमि को दिखाता है। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसमें क्या क्या हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976, न्यू वर्ड्स अनलॉक्ड, कुछ कुछ नए वर्ड्स आए थे। सोशलिस्ट को ऐड किया गया क्योंकि उस टाइम रसिया से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गया था। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, खुद को बोल रहा है, डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, ये चीज़ हो गया। देन एडेड सेक्युलर, सेक्युलर चीज़ पहले भी था। आर्टिकल 25, 26, फिर आर्टिकल 14, ये सब कुछ में बताता है कि सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ। लेकिन फिर भी इसको ऐड किया गया क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हुआ है कि नहीं। नो स्टेट रिलीजन इक्वल रेस्पेक्ट्स। एडेड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। पहले यूनिटी था, यूनिटी से ही काम चल जाएगा ऐसा लोग सोच रहे थे। बट देखा कि बहुत सारे नक्सलवादी पैदा हो गए। 1969 में वही, 67, 69 में वही ना आया है, नक्सलवादी विलेज याद करो। माविश लोग काफ़ी ज़्यादा, CPIM। नहीं पता किसी को तो ख़त्म करो, आप मत ये करो। मतलब हम बता दें, नक्सल जो ये नक्सलाइट जो है ना, वो 1967 के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो इसकी इसीलिए इसको इंटीग्रिटी को ऐड किया गया ताकि लोगों में हारमनी बना रहे, यूनिटी बनाए रहे, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन बना रहे। अपडेट कंप्लीट। वाओ, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। बोलता है ये फाउंडर्स का रिफ्लेक्स को दिखाता है, उन लोग का दिमाग में क्या चल रहा था। रिफ्लेक्स विजन, विजन को दिखाता है, सॉरी। दिस ये क्या करता है, विजन को दिखाता है।
फाउंडर्स का कि क्या उन लोग का सोच था। आई शो द डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन भी दिखाता है कि एक कंट्री को कितने किधर लेके जाना है। गाइड्स द नेशन पाथ, कंट्री को कहाँ जाना है वो दिखाता है। एक्सप्रेसेस लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या करना है, जस्टिस देना है, ये सब चीज़ दिखाता है। फ्रेटर्निटी बनाए रखना, ये सब चीज़ दिखाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होगा वो चीज़ डीपीएसपी के बारे में बताता है। हेल्प्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल से हम लोग इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। कभी अगर कुछ अनक्लियरिटी रहा तो कुछ वेग रहा तो हम लोग इससे क्लियर कर सकते हैं कुछ लॉज को। हाँ, प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रोविजंस, कुछ कुछ चीज़ जो अगर समझ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से तो हम लोग प्रिम्बल्स का हेल्प से समझ सकते हैं। लेज फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश कोर वैल्यूज, डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो सब चीज़ दिखाता है। और कोर वैल्यूज है उसमें, एकदम मतलब बेस जिसको बोलते हैं ना वो चीज़ है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उन लोगों ने, लीडर्स मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं उन लोगों ने कुछ कहा है। और ये सीडीएस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कौन क्या क्या बोल रहा है। ग्रेट माइंड्स ऑफ द प्रिम्बल, ऑन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। के एम मुंशी जी क्या कहते हैं। के एम मुंशी एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये कहते हैं इट इज़ द हॉरोस्कोप आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री। हॉरोस्कोप का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी टाइप का कुछ होता है, भविष्यवाणी देख सकते हैं, यही है जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। योर फ्यूचर इज डेमोक्रेटिक ब्रो बोल रहे हैं। वाह, ड्राफ्टिंग कमेटी का डेस्क ये इसमें लिख दिया हॉरोस्कोप है बोलता है। वाह, अमेजिंग। पंडित ठाकुर दास भार्गवा जी क्या कहते हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गवा भी इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड थे। आई साइन द ब्राइटनेस वाओ, सेड द प्रिम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे प्रीसियस पार्ट तो यही है। वाह, अमेजिंग पार्ट, बाकी सब तो फालतू है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु सेड प्रिम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग को बोलना होगा कि पंडित ठाकुर दास भार्गवा सेड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिम्बल। द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का की है बोलता है, सोल है, जेम है, की है, ए ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इतना इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि सब कुछ बोलता है। ये यार्डस्टिक टू मेजर इट्स वर्थ, यार्डस्टिक का मतलब होता है मेजरिंग टूल, स्केल टाइप का। ये कितना अच्छा है वो चीज़ हम लोग को, एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है इसके बारे में हम लोग को प्रिम्बल से ही पता चल जाता है। सर अर्नेस्ट बार्कर जी क्या कहते हैं चश्मा पहन के। फेमस इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये। डिस्क्राइब द प्रिम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ये है राइटर है, आई थिंक राइटर है, बुक लिखते हैं। तो ये इन्होंने उन्होंने अपने बुक में प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बुक में हम लोग का इंडिया का जो प्रिम्बल है उसको मेंशन किया और कहा कि दिस इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। quoted the Primble at the start of his book Principles of Social and Political Theory 1951। इसमें ये लिखा था आई ओपन विथ इंडियाज प्रिम्बल, बोलते हैं बहुत अच्छा बुक है ये, बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है इसमें। वाह, अमेजिंग। एम हिदायतुल्ला जी क्या कहते हैं, ये सीजीआई थे, फॉर्मर सीजीआई। ये क्या बोल रहे हैं, सेड प्रिम्बल रिजेंबल्स द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पीएम ए प्रिम्बल्स एकदम यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा दिख रहा है। यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब आवाज़ जा रहा है क्या, जब यूएस आज़ाद हुआ था, खुद को आज़ाद बताया था कि ये हम लोग अब आज़ाद हो गए, तो वो ऐसे ही दिखता है ये। बट इज़ मोर देन ए डिक्लेरेशन, लेकिन एक ये डिक्लेरेशन से ज़्यादा है। कैसे डिक्लेरेशन से ज़्यादा है, ये ऐसा मानते हैं कि इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए सोलेमन रिजॉल्व विच ओनली ए रिवॉल्यूशन कैन ऑल्टर। हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, ए सोलेमनली रिजॉल्व करके कुछ लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि ऐसा चीज़ लिख दिया है, ऐसे करके हम लोग कसम खा रहे हैं, इसे तो कोई रिवॉल्यूशन ही चेंज कर सकता है, वरना तो कोई इसे तोड़ ही नहीं सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आई एम अनसेकेबल, कांट रिजॉल्व, इसे कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये। ओके, अब थोड़ा और आगे आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, इज द प्रिम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब देख लेते हैं इसका कुछ थोड़ा सा क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, क्रोनोलॉजी। जस्टिस थ्रू की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड व्यूज, कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थे, उससे हम लोग इसको थोड़ा जज करेंगे कि प्रिम्बल पार्ट है या नहीं, उसको जज करेंगे। पहला देखो 1960s, 10 साल बाद ही बेरुबरी यूनियन केस हुआ। तो बेरुबरी यूनियन केस क्या हुआ कि देखो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था नेहरू जी।
नेहरू जी थे, और उन बांग्लादेश के बांग्लादेश, मान लो ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, हाँ इंडिया का पार्ट है। तो कुछ कुछ पार्ट्स जो थे ना, जो बांग्लादेश का था बट ये यहाँ पे था, जो बट इसका था, और कुछ पार्ट इसका था। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश किया, तो इसके कारण वो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था। तो ये हमारे जो नेहरू जी हैं वो कुछ जगह दे दिए, नेहरू एग्रीमेंट किया और कुछ जगह दे दिया, जिससे क्या हुआ, कुछ लोग इंडिया के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। मतलब इंडिया का जगह था और उन लोग को दे दिया, तो काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए, नेहरू एग्रीमेंट के तहत दिए थे। तो गुस्सा हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास गए, वो नेहरू जी गए प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट गया कॉन्स्टिट्यूशन में जज के पास गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बोला क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है? तो बोलता है नहीं है। तुम कैसे दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते। तब बोला दिक्कत ही दिक्कत है, तब क्या किया जाए? तो फिर ये खुद से बोलता है कि प्रिम्बल में तो सॉवेरेनिटी का बात है, प्रिम्बल में सॉवेरेनिटी का बात है, सॉवेरेनिटी मतलब आज़ादी, हम आज़ाद है कुछ भी करने को, हम आज़ाद है कुछ भी करने को। वाह! तो उस टाइम वहाँ के लोग बोलते हैं तुम पागल हो, सॉवेरेनिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया को मिलता है, वी द पीपल, नॉट यू। तो उस टाइम बोलता है ओके ओके ओके, तब क्या किया जाना चाहिए, तब क्या क्या होगा? तो उस टाइम तो वो बेरुबरी यूनियन केस हुआ, तो उस टाइम बोला नहीं, जो प्रिम्बल है वो, तुम प्रिम्बल के बेसिस पे बोल रहे हो कि प्रिम्बल में सॉवेरेन लिखा हुआ है, तो उस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये हम ये चीज़ दे सकते हैं, तो नहीं, प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो तुम नहीं इंटरप्रेट कर सकते, मतलब नहीं दे सकते जगह। तो ऐसा करके बात हुआ, तो उस टाइम बोला प्रिम्बल क्या है, हम लोग को तो यही देखना है ना प्रिम्बल क्या है। तो प्रिम्बल क्या है बोला, प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बोला, इम्पॉर्टेंट बट नॉट ए पार्ट ऑफ येट, मतलब बोल रहा है इंपॉर्टेंट है बट पार्ट नहीं है हम लोग का। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1960 के बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन था। उस टाइम पे आर्टिकल 19 हुआ करता था। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग सबको अपना जगह का अधिकार था, कोई अपना जगह को, कोई सरकार किसी का जगह छीन नहीं सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स था। बट सरकार छीन रही थी, केरला गवर्नमेंट छीन रही थी। तो ये देख के ना ये चला गया, केस हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। तो बोलता है कि ये मेरा जगह कैसे छीन सकता है। तो फिर बहुत लंबा केस चलता है, उतना जानने का ज़रूरी नहीं है। लास्ट में होता है कि डीपीएसपी बड़ा है कि, क्योंकि उन लोग भी तो डीपीएसपी के लिए ही ना कर रहा था सबको, वो इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था ना, तो वो बांट बांट के सब में बांट दे रहा था सरकार। तो इसके कारण केशवानंद भारती केस कर दिया। तो ये बोला कि मेरा आर्टिकल 19 तो अधिकार है। तो ये सरकार बोला कि हम भी तो लोगों को मतलब बड़ा करने के लिए ना कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं, ताकि सब लोगों में इक्वलिटी आए, पैसा सब में बटे। तो फिर बोला क्या किया जाए, तो लास्ट में वही हुआ कि नहीं, कभी कभी हम लोग आर्टिकल, लास्ट में तो आर्टिकल 19 को हटा ही दिया है, लास्ट में मतलब बाद में उस टाइम पे बोला कि नहीं, डीपीएसपी के लिए हम लोग ज़मीन को छीन सकते हैं, ऐसा करके बोल दिया। तो ओके बोला, उस टाइम तो बात हुआ। तब उस टाइम पे प्रिम्बल में भी लिखा हुआ था कि प्रिम्बल में क्या लिखा हुआ था, मतलब प्रिम्बल में कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आया, मतलब बात आया, केशवानंद भारती केस जो आया। तो उसमें बोला कि आप क्या बोला कि पहले था कि फंडामेंटल राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता है, रुको यार फिर से सुनो, हाँ थोड़ा सा भूल गए थे। फंडामेंटल राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, और डीपीएसपी को जस्टिसेबल नहीं है, ऐसा करके था। लेकिन सरकार को तो काम करना था, तो उस टाइम बोला नहीं, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को हम लोग उल्लंघन कर सकते हैं, आर्टिकल 19 को वो वाला पार्ट छीन सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना है। तो ये कैसे, तो ये बोला कि देखो हम लोग, तो उस टाइम बोला कि ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। उस टाइम आया बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड आया। तो उस टाइम पूछा गया कि क्या प्रिम्बल को चेंज कर सकते हैं? तो उस टाइम बोला कि प्रिम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। और उस टाइम वो भी बोला गया कि प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। फिर एलआईसी केस आया। एलआईसी केस में क्या हुआ, उन लोगों के जो ये थे एम्प्लॉयर्स थे, उन लोगों को काम नहीं मिल, काम मतलब कम पैसा दे रहे थे, ज़्यादा काम करवा रहे थे। तो उस टाइम भी कुछ कुछ हुआ। तो उसके बाद बोला कि प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम भी बोला प्रिम्बल एक
पार्ट है। इस टाइम भी बोला, इस टाइम भी बोला, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज व्यू क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलता है, प्रिम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर परफेक्ट अलाइनमेंट। तो बोल रहा है प्रिम्बल को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऐड किया है ताकि एक परफेक्ट अलाइनमेंट हो सके, मतलब जो जिसे ना पढ़ जिसे पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ना हो वो सिर्फ प्रिम्बल पढ़ लेगा, काम चल जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली प्रिम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फिर बोले कि जो ये प्रिम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अडॉप्टेड थ्रू ए फाइनल फॉर्मल वोट, क्योंकि ये हम लोगों ने हाँ ये फाइनल फॉर्मल वोट से अडॉप्ट किया था। लेट्स ऐड इट एट द एंड ऑफ द परफेक्शन, फॉर द परफेक्शन, मतलब बेस्ट दिखेगा, होने से अच्छा लगेगा। बॉटम की नोट क्या बोल रहा है, प्रिम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। प्रिम्बल के लिए इतना सब कुछ हो रहा है तो बोल रहा है प्रिम्बल से कोई भी सरकार ऐसा नहीं बोल सकती कि प्रिम्बल में लिखा हुआ है तो हम ये चीज़ कर देंगे, हम ये कानून ला रहे हैं क्योंकि प्रिम्बल में है तो हम ये चीज़ छीन रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता। ना ही ये प्रिम्बल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है सरकार पे, मतलब कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ है जिसमें जस्टिस का बात लिखा हुआ है या इक्वलिटी का बात लिखा हुआ है या फिर आर्टिकल 19 वाला चीज़ कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग उसे छीन नहीं सकते। मतलब प्रिम्बल का यूज करके हम लोग पावर पे लिमिटेशन भी नहीं लगा सकते और ना ही प्रिम्बल का यूज करके सरकार हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा सकती है। इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, बट इसका यूज कर सकते हैं हम लोग गाइडेंस के लिए। कुछ ऐसा अगर कुछ समझ में नहीं आया, एम्बिग्विटी हो, तो हम लोग समझने के लिए कर सकते हैं। ओके, और कुछ बाकी है, हाँ एक और बाकी है, क्या इसे हम लोग अमेंड कर सकते हैं? ये देखो, ये तो मैंने वैसे तो बता ही दिया, केशवानंद भारती केस हुआ तो लास्ट में क्या बचा, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी हुआ। पहले बहुत बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करेंगे तो कभी डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए बोला ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बोला, तब तो अच्छा है। तो यही हुआ बाद में। तो प्रिम्बल का भी बात वही होता है कि प्रिम्बल क्या प्रिम्बल को चेंज कर सकते हैं, तो बोलता है हाँ कर सकते हैं बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन ऐड होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। द इशू रेज केशवानंद भारती केस फर्स्ट टाइम इन द क्वेश्चन वाज रेज, आर्ग्यूमेंट क्या डाला, प्रिम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में नॉट अ पार्ट, क्योंकि 1960 के अकॉर्डिंग चल रहा था, उस टाइम बोला था कि नॉट अ पार्ट। पेटिशनर ने क्या कहा, आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डैमेज बेसिक स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्रिम्बल। तो वहाँ के पेटिशनर ने कहा कि नहीं कर सकते चेंज बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया प्रिम्बल है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरूबरी यूनियन केस में गलत बोला था, प्रिम्बल कैन नॉट बी अमेंड, कैन बी अमेंडेड, प्रिम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस यू कैन अमेंड बट केयरफुल्ली, ध्यान से। बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बेस है ये, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रिम्बल फाउंडेशन इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूविंग दैम डिस्ट्रॉयज द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसे हटाएंगे तो हम लोग का आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड अवे दोज कोर फीचर्स, अगर हटा देंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, गिर जाएगा। रिमूव माई फाउंडेशन आई विल फेल। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें हम लोगों ने अमेंड किया था 3 साल बाद ही, 1973 के जस्ट 3 साल बाद, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ओनली अमेंडमेंट मेड टू द प्रिम्बल अभी तक जो हुआ है, अडॉप्टेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज़ ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट, न्यू वर्ड्स अपलोडेड, इंटीग्रिटी एडेड। ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इसे ऐड किया गया था। अरे यार इतना मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है, अच्छा चलो कोई दिखेगा नहीं है सब। ओके, कहानी ख़त्म, यहीं तक था। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, बीच बीच में हम कभी कभी भूल जाते हैं तो सॉरी। ओके।